हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 8 अक्टूबर पे पहुंच गए और इस वीडियो में हमने द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जो भी हमारे साथ आज नया जुड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की जो करंट अफेयर की सारी वीडियो अच्छे तरीके से मिलती रहे और आपका पूरा करंट अफेयर अच्छी तरीके से कवर हो सके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्किंग स्कीम में जो हमारे साथ पहले जुड़े उनको तो पता है कि यहाँ पे 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ता है एटलीस्ट, क्योंकि आपको वहाँ पे एक सेफ जोन पे आप फॉल करिए और आपके जो इंप्रूवमेंट लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है कि अगर आप 8 में से 10 स्कोर करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। अगर आप 6 से 8 के बीच में फॉल करते हैं तो परफॉर्मेंस गुड माना जाता है, और अगर 6 से नीचे आपका परफॉर्मेंस होता है, यहाँ पे मतलब ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं आपको शायद मिस्टेक हुई है। अगर आपके 5 और 4 नंबर आ रहे हैं कि आपने केयरफुली रीडिंग नहीं की है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी आपको रीडिंग करते समय, या तो आपने करेक्ट और इनकरेक्ट के ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम कर दी होगी, तो वहाँ पे क्या होती है, नीड ऑफ इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है कि आप थोड़ा बहुत नीड करके मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूव करके उसको ऊपर ला सकते हैं 6 के। ठीक है, और अगर लेस देन 4 से नीचे आ जाता है आपका स्कोर, ठीक है, मतलब 2 और 0 की तरफ आने लगता है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका हो सकता है कि एग्जाम क्रैक इस साल ना हो। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए कि अगर 0 भी आता है तो वीडियो को तुरंत हाफ एन आवर के बाद रिवाइज करिए एटलीस्ट, क्योंकि 24 आवर्स के बाद एक बार रिवीजन करना है। अगर आपका 0 आता है इसका मतलब आपको उन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी और आपको क्या करना है, हाफ एन आवर के बाद एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद जो आपने स्कोर लिखा है कमेंट बॉक्स में उसी को एडिट करके वापस से अपना न्यू स्कोर लिखना है और 24 आवर्स के बाद एक बार फिर से उसको रिवाइज करना है ताकि आपने जो स्टडी की है, जो पढ़ा है, वो अच्छे तरीके से आपको याद रहे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2020 इज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। कि जो नोबेल प्राइजेस फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी में दिया गया है 2020 में, ये अवार्ड किया गया है डिस्कवरी ऑफ द वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, कि हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी होने के कारण ये मेडिसिन जो है और ये जो नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी के लिए दिया जा रहा है। सेकंड है, हेपेटाइटिस सी इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स। कि जो हेपेटाइटिस सी होता है ये ट्रांसमिट होता है, मतलब फैलता है जब एक कांटेक्ट मतलब एक इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के जरिए किसी पर्सन के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए वीडियो को देख लेते हैं, राइट आंसर आपका क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो दी है कि ये जो इसका जो स्प्रेड होता है, जो ये ट्रांसमिट होता है, ये इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड जो होते हैं उन्हीं की कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है फिर उससे ये इन्फेक्ट होता है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नोबेल प्राइज जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया जा रहा है, ये डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस सी, इसके लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका ए है ये गलत हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 हैज बीन अवार्डेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी और रिसर्च। कि जो नोबेल प्राइज 2020 फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है, इसको किसकी डिस्कवरी और रिसर्च के लिए रखा गया है। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना कि आपको क्या स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि नोबेल प्राइज 2020 में अब दिए जा रहे हैं और चांसेस बहुत है कि 2021 में जो आपका एग्जाम हो तो ये आपसे वहां से पूछ लिए जाए। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है, द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो डिस्कवरी है ब्लैक होल फॉर्मेशन की, एक रोबस्ट प्रिडिक्शन इसमें से निकल के आया है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो थ्योरी रिलेटिविटी की होती है। सेकंड है, द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। की जो डिस्कवरी है सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी का सेंटर है उसका जो सुपर मैसिव डिस्कवरी है उसके बारे में अभी पता लगाया गया है। सेकेंड जो थर्ड है, द डिस्कवरी ऑफ एन एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ सोलर टाइप स्टार। की जो डिस्कवरी है एक एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग की सोलर टाइप स्टार के लिए, इसके बारे में कुछ पता किया गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए 1 और 2 आपका करेक्ट है, क्योंकि जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, एकेडमी ऑफ साइंस है, उसने डिसाइड किया है कि वो अवार्ड देगा नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की 2020 के क्षेत्र में। पहला उसलिए कि 1/2 ऑफ रोजर पेनरोस फॉर द डिस्कवरी। ठीक है, तो जो पहला दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है? ये रोजर पेनरोस को मिलेगा ये।
ठीक है, किसके लिए? फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन, ठीक है, कि ब्लैक होल जो फॉर्मेशन है वो एक रोबस्ट प्रेडिक्शन है ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि इस तरीके की जो ब्लैक होल तरीके का जो फॉर्मेशन है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से काफ़ी हद तक इसका प्रेडिक्शन निकाला गया है, ठीक है। सेकेंड है अदर हाफ जॉइंटली टू, जो दूसरे हाफ में दिया जाएगा ये दिया जाएगा माइकल मेयर और एंड्रेज गेज को फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ए गैलेक्सी, की जो डिस्कवरी की गई सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सी के सेंटर में एक प्रकार का सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट उनको दिखा है, इस तरीके की उन्होंने डिस्कवरी की है। लेकिन जो तीसरी स्टेटमेंट दी है कि पार्ट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2019 was awarded to James Peebles for the theoretical discovery in physics cosmology and Michael Mayer for the discovery of an exoplanet orbiting of a solar star। ये आपको 2019 में ही दे दिया गया था, ठीक है, कि जो डिस्कवरी होती है ऑफ एन एक्सोप्लैनेट की ऑर्बिटिंग करते हैं सोलर टाइप स्टार की, तो इसको 2019 में ही इसको माइकल मेयर को दिया गया था, ठीक है। तो ये 2020 के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लैक होल्स। देखिए अभी हमने ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ा, उसको अवार्ड मिला 2020 में, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने दिया उसके बारे में भी पढ़ा। अब हम देखेंगे कि आखिर ब्लैक होल्स के ऊपर जो फॉर्मेशन होती है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है। फर्स्ट है द इवेंट होराइजन इज द बाउंड्री डिफाइनिंग द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द ब्लैक होल फ्रॉम विच नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, कि जो इवेंट होराइजन होता है, जो बाउंड्री होती है, ठीक है, ब्लैक होल के, वो डिफाइन करती है रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द ब्लैक होल, कि स्पेस में जो रीजन होगा ब्लैक होल का, ठीक है, उसमें से वो एक ऐसी जगह है जहां से लाइट एस्केप नहीं हो सकती है, मतलब लाइट वहां से पास नहीं हो सकती है, वो इस तरीके का मतलब जो रीजन होता है, तो क्या उसको इवेंट होराइजन कहा जाता है। सेकेंड है ब्लैक होल्स कैन फॉर्म व्हेन द सेंटर ऑफ अ मैसिव स्टार कोलैप्सेस इन अपॉन इटसेल्फ, कि ब्लैक होल बनते हैं जब जो सेंटर होते हैं मैसिव स्टार के, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, जब उनके सेंटर, जो उनका सेंटर पॉइंट होता है वो कोलैप्स हो जाता है इन अपॉन इटसेल्फ, अपने आप में जब वो फूट जाता है, तो वहाँ पे ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके चारों तरफ लाइट होती है, बस उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से लाइट पास नहीं होती है, तो क्या उसको इवेंट होराइजन कहा जाता है, और यही फॉर्मेशन है ब्लैक होल्स का, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर आपने अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ी होगी और इसके पहले भी ब्लैक होल्स के बारे में काफ़ी स्टेटमेंट आ चुकी हैं, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है कि ब्लैक होल्स और इसमें जो इवेंट होराइजन होता है ये बाउंड्री डिफाइन करता है रीजन की, जो स्पेस मतलब जो खाली जगह बची हुई है ब्लैक होल के चारों तरफ, एंड फ्रॉम विच, जिसमें से नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, जिसमें से लाइट तक एस्केप नहीं हो सकती है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कि ब्लैक होल जो फॉर्म होते हैं जब मैसिव स्टार कोलैप्स हो जाते हैं अपने आप में, तब भी ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। राइट आंसर सी हो जाता है, सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब कुछ और चीज़ इसके बारे में समझ लो। देखो ब्लैक होल जो है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, मतलब एक प्रकार से इस तरीके से ग्रेविटी होती है और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर उसके आसपास कोई भी ऐसा एक मतलब ग्रेविटी वाला कोई भी जो क्षेत्र है उसका जो चारों तरफ का, उसके आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपने उस ऑब्जेक्ट को बहुत तेज़ी से अपनी ओर एक अट्रैक्ट करता है, उसको खींच लेते हैं अपनी तरफ, और वहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं हो पाती है, ठीक है, मतलब लाइट तक उसके आर पार नहीं जा सकती है, वो लाइट की जो रेडिएशन होता है उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ब्लैक होल जो सरफेस होता है ये इसको कहा जाता है इवेंट होराइजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट जो बताया गया था कि एक स्मॉलेस्ट वंस आर नोन एज अ पेरीमॉर्डियल ब्लैक होल्स, ठीक है, तो इसको जो कहा जाता है, जो स्मॉलेस्ट सबसे वंस देखा गया अभी तक, उसको जो जाना जाता है, इसको प्राइमॉर्डियल ब्लैक होल्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये इनको ये समझा जाता है कि दे आर फॉर्म एज अ अर्ली यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स हमारा पूरा ब्रह्मांड बनने के पहले ये फॉर्म हो चुके थे, और सून आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी, और जब बिग बैंग थ्योरी मतलब जो बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है उसके बाद द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेडिकल साइज ब्लैक होल्स इज कॉल्ड स्टेलर ब्लैक होल्स, तो उसके बाद जो छोटे छोटे मतलब जो मीडियम साइज जो ब्लैक होल्स हमको देखने को मिले उनका नाम रखा गया था स्टेलर ब्लैक होल्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और रिसेंटली जो लार्जेस्ट ब्लैक होल्स, जिनको लार्जेस्ट ब्लैक होल्स कहा जाता है, इनको कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, और इसी के ऊपर अभी कुछ थ्योरीज पता चली हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था, और इसी के क्षेत्र में अभी नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम सर्विस डिराइव फ्रॉम नेचर। तो इनमें से कौन सा टाइप इकोसिस्टम सर्विस का है जिसको नेचर में से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रोविजनिंग सर्विस है, ठीक है, जो प्रोविजनिंग सर्विस होती है वो नेचर से क्या मिलती है। सेकंड रेगुलेटिंग सर्विस एंड थर्ड है कल्चरल सर्विस। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, मतलब जो नीचे कोड दिए गए इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर। सबसे पहले देखिए इस यहाँ पे जो इकोसिस्टम सर्विस के बारे में पूछा गया जो नेचर से प्राप्त होती है, इसमें जो प्रोविजनिंग सर्विस आती है ये भी आता है, रेगुलेटिंग सर्विस भी आता है और कल्चर सर्विस भी आता है। मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। कुछ और चीज़ें समझते हैं इसके बारे में। देखिए प्रोविजनिंग सर्विसेज जो होती हैं इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं जो इकोसिस्टम से प्रोवाइड होते हैं, जिसमें हम ले सकते हैं जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, फूड एंड फाइबर एंड फ्रेश वाटर, ये सभी प्रोविजनिंग सर्विसेज होती है जो हमको सिस्टम मतलब हमारे नेचर से मिलता है, ठीक है। रेगुलेटिंग सर्विसेज जो होती है इसके अंदर जो बेनिफिट दिए देखे जाते हैं, जो ऑब्टेन किए जाते हैं, इसमें रेगुलेशन किया जाता है इकोसिस्टम प्रोसेस का। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, कि आप क्लाइमेट को ध्यान में रख के चीज़ों को करिए, वाटर को ध्यान से शूट करिए, ठीक है। सम ह्यूमन डिसीजेस, ठीक है, कुछ ह्यूमन डिसीज होती है उनको ध्यान से मतलब ह्यूमन डिसीज जो होती है उनको किस तरीके से आपको रेगुलेट कर सकते हो, तो उन सभी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। कल्चर सर्विस जो होती है जिसमें नॉन मटेरियल बेनिफिट पीपल ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम सर्विसेज जो होती है, जैसे स्पिरिचुअल एनरिचमेंट, ठीक है। स्पिरिचुअल एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि कल्चरल सर्विस कि आपको अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट करना है लेकिन चीज़ों को ध्यान में रख के, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, रिफ्लेक्शन अच्छा होना चाहिए उसका, रिक्रिएशन जब आप करते हो तो वो अच्छा होना चाहिए। एस्थेटिक एक्सपीरियंस मतलब सुंदरता जो होती है वो अच्छी दिखना चाहिए, वो आपके एग्जाम्पल से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नॉलेज सिस्टम आपका अच्छा हो, ठीक है, तो आप उसको अच्छे तरीके से कल्चर सर्विस को बढ़ा सकते हैं। सोलर रिलेशन, ठीक है, सोशल रिलेशंस, एस्थेटिक वैल्यूज, सपोर्टिंग सर्विसेज आर, तो ये सभी चीज़ें हैं कुछ चीज़ें जो इनसे मिलकर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप ये तीनों चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों आपकी इकोसिस्टम से रिलेट करती है। अभी जो इकोसिस्टम सर्विस है इसने प्रोवाइडेड हुई है ये बाय न्यू दिल्ली नेशनल जियोलॉजिकल पार्क के द्वारा, जिसमें एस्टिमेट किया गया है कि हैव जनरेटेड 422.76 करोड़ इंटू 1920, वहाँ से इतना पैसा इनको मिला है एज पर द स्टडी बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कमीशन बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी के जरिए जो एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट कमीशन के द्वारा इसको लाया जाता है, उसने इस स्टडी को बताया है कि यहाँ से ये जो इकोसिस्टम के जरिए 422.76 करोड़ की अभी कुछ इसमें एस्टिमेशन जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली का यहाँ से प्राप्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। अभी हमने जू अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, अब आपको बताना कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। सेकंड, नो जू कैन बी ऑपरेटेड इन इंडिया विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी, कि किसी भी जू अथॉरिटी को इंडिया के अंदर ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है जब तक उसने सेंट्रल जू अथॉरिटी की रिकॉग्निशन नहीं प्राप्त की है, मतलब मान्यता नहीं प्राप्त की है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है इसको स्टैब्लिश किया गया था एक स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में ऐड किया था और सेपरेट कर दिया था इसके चैप्टर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। और ये जो अथॉरिटी है ये कंसिस्ट करती है चेयरमैन, जिसके अंदर एक चेयरमैन होता है, 10 मेंबर होते हैं और जो एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। तो टोटल इसके अंदर कितने 12 मेंबर्स की कमेटी होती है, जिसके अंदर चेयरमैन, 10 मेंबर्स और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी करेक्ट है कि ये जो फंक्शन करती है इसके अंदर रिकॉग्निशन किया जाता है और डी रिकॉग्नाइज भी की जाती है जूस के द्वारा, जिसको फर्दर सेक्शन 38H1 के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है ये प्रोवाइड करता है और ये बताता है कि नो जू शैल बी ऑपरेटेड विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी की मान्यता के बिना किसी को भी रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता है, इसलिए आपकी पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रसार भारती हैज साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ब्रॉडकास्ट एंड प्रमोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव। तो अभी जो प्रसार भारती है, ठीक है, जो हमारा एक PSU है, इसने किसके साथ MOU साइन किया है ताकि ब्रॉडकास्टिंग और जो प्रमोट किया जा सके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए नेस्कॉम, ऑप्शन बी IFFCO, ऑप्शन सी QCA, ऑप्शन डी नाबार्ड। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, अगर पढ़ा होगा तो ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, मतलब बी विल बी योर राइट आंसर कि प्रसार भारती ने IFFCO के साथ मिलकर, जिसको इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कहा जाता है, एक MOU साइन किया है ताकि ब्रॉडकास्ट की जा सके और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और जो इनोवेशन है इनके क्षेत्र में, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो जो DD किशन है विल ब्रॉडकास्ट करेगा वेरियस इनोवेटिव टेक्निक्स और जिनको अडॉप्ट किया जाएगा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर और इजी लैंग्वेज में, ताकि 30 मिनट में प्रोग्राम को सीरीज किया जा सके और बेनिफिट प्रोवाइड करा जा सके फार्मर को, ठीक है। और ये जो IFFCO है ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंदर इंगेज होते हैं बिजनेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए और मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर के मतलब मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड वाज फॉर्मली अनवील्ड एट कटुपलई, ठीक है। तो अभी इनमें से कौन सा एक ऑफशोर है जिसको पेट्रोल वेसल्स के तौर पे वे इंडियन कोस्ट गार्ड ने फॉर्मली तौर पे अनवील्ड कर दिया है, मतलब उसका इनॉग्रेशन कर दिया, उसका उद्घाटन कर दिया है एट कटुपलई पे। तो ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कटुपलई कहाँ पे है तो डेफिनेटली इसका आंसर आप करेक्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए विग्रहा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन डी सुनायना, ऑप्शन डी शारदा। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो ऑफशोर की बात की जा रही है, जो कटुपलई ऑफशोर, मतलब जो कटुपलई में जो ऑफशोर को रिलेट किया गया, ऑफशोर का मतलब होता है कि वो समुद्र किनारा, वो समुद्र का तट, एक प्रकार से बंदरगाह के तौर पे जिसका यूज इंडियन कोस्ट गार्ड करेगी पेट्रोल वेसल को स्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए मतलब विग्रहा इज द ऑफशोर जहां पे पेट्रोल वेसल को स्टैंड करने के लिए जगह मिलेगी, ठीक है। तो जो 7th ऑफशोर है पेट्रोल वेसल्स को ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड का, जिसको ICG का विग्रहा वॉज फॉर्मली अनवील कर दिया है कटुपलई में, और ये जो वेसल्स है ये बिल्ड किया गया है लार्सन एंड टोब्रो इज द लास्ट इन द सीरीज ऑफ 7 OPVS, ठीक है। तो वो इसी मतलब OPVS की जो लास्ट सीरीज है उसी के अकॉर्डिंग इसको इस्टेब्लिश किया गया है लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा, जिसको कॉन्ट्रैक्टेड किया गया था कंपनी में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इन 2015 में। इसका मतलब इसको लिए बात चल रही थी, अब इसको जाके इसको अनवील कर दिया गया है, ठीक है। और इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट सेक्टर शिपयार्ड हैज अंडरटेकन द डिजाइन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल क्लास ऑफ शिप्स। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब हमारे यहाँ डिफेंस के क्षेत्र में इस तरीके का एक ऑफशोर डेवलपमेंट किया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना योगदान देती है हमारे डिफेंस सेक्टर में, हमारे साइंस के फील्ड में, उतना ही ज़्यादा हमारा इंडिया और ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। तो आप इस तरीके की चीज़ें अगर मेंस में लिखते हो तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू एंड इट कैन अट्रैक्ट योर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम फॉर द रूरल एरियाज। डिजिटल सेवा सेतु हैज़ बीन इनिशिएटेड अंडर विच प्रोजेक्ट। तो गुजरात गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम, ठीक है, रूरल एरियाज़ के लिए। तो डिजिटल सेवा सेतु ये जो इनिशिएट किया गया है ये किस प्रोजेक्ट के अंदर इसको इनिशिएट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ऑप्शन बी हॉस्पिटल, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑप्शन डी भारत नेट प्रोजेक्ट। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलो देख लेते राइट आंसर है, ठीक है। देखिए तो गुजरात गवर्नमेंट ने भारत नेट प्रोजेक्ट को लेकर अभी डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को रूरल एरियाज़ के लिए लॉन्च किया है, ताकि डिजिटल सेवा सेतु ये प्रोग्राम ये अच्छी तरीके से वर्क कर सके, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो सके। तो इस प्रोग्राम में जो सिटीजन हैं वो एबल होंगे ताकि उनको बेनिफिट मिल सके वेरियस पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज का एट द पंचायत लेवल। तो पंचायत लेवल पे जो भी सर्विसेज उनको स्टार्ट की जाती है वहाँ पे उनका जो बेनिफिट नहीं मिलता था, तो डिजिटल सेवा सेतु जो स्टार्ट की गई है इसके जरिए उनको वहाँ पर मिल सकेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है मेंस पर्सपेक्टिव से भी, और अगर चाहो तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लिखने को आती है किसी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के ऊपर तो वहाँ पे आप इसके इनिशिएटिव को लिख सकते हैं, और रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर किस सिटीज़ में इस तरीके डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है जो कनेक्ट करेगा विलेज पंचायत को फाइबर नेटवर्क से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द बिलो इंस्टीट्यूशन। तो नीचे कुछ इंस्टीट्यूशन आपको दिए हैं, आपको बताना इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने एनुअल क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट को प्रिपेयर किया था, ठीक है।
ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट, ऑप्शन बी नेशनल सैंपल सर्वे, ऑप्शन सी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एंड ऑप्शन डी नीति आयोग। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, इसका आंसर हालांकि काफ़ी टफ नहीं था, बहुत ही इजी आंसर था। आई होप आप लोग सभी लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब सी इज़ द राइट आंसर। ये एनुअली क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, NCRB के द्वारा। तो ये इसको पब्लिश करता है और हर साल ये 2019 की रिपोर्ट लाई गई है, जिसमें देखा गया है काफ़ी मतलब बहुत सारी को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश को वहाँ पे जो STs होते हैं और जो ट्राइबल जो पीपल्स होते हैं उनके साथ भी रेप के केसेस काफ़ी बड़े हैं। इन सभी चीज़ों को भी वहाँ पे नोटिस किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली इंडिया साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया विथ विच कंट्री, कि अभी इंडिया ने एक स्टेटमेंट के तौर पे डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया इस तरीके का एक MOU साइन किया है, किस कंट्री के साथ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी ब्राज़ील। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर वो क्षेत्र आपका एनर्जी से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अगर हम किसी अपने फॉरेन कंट्री के साथ इस तरीके से करते हैं तो जो हमारा फॉरेन डेवलपमेंट है, ठीक है, फॉरेन रिलेशन है, अगर आपको IR इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है एनर्जी के क्षेत्र में, तो आप इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर डेफिनेटली मेंशन करिएगा कि अभी रिसेंटली इंडिया ने डीकार्बनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया इस तरीके के MOU में इंडिया ने नीदरलैंड के साथ मिल के एक MOU साइन किया है, जिसके अंदर एनर्जी में काम किया जाएगा और डीकार्बनाइजेशन किया जाएगा, मतलब कार्बन के यूजेस को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये जो इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया गया है ताकि डीकार्बोनेशन किया जा सके, एनर्जी ट्रांजिशन, और इस एजेंडा को ही आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो SOI कहा जाता है, जिसमें सपोर्ट करती हैं कंट्रीज डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी के लिए, जिसमें ट्रांजिशन एजेंडा मतलब जो इसका डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा है, ताकि अकोमोडेटिंग क्लीनर एंड मोर एनर्जी, ठीक है। एक सबसे पहले तो साफ एनर्जी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और जो मोर एनर्जी मतलब आपके पास इतनी एनर्जी हो कि आप अगर जो भी आपके रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे एनर्जी की प्रॉब्लम है तो आप ग्रिड सिस्टम से वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। तो द फोकस ऑफ पार्टनरशिप इन ऑन को क्रिएटिंग इनोवेटिव, तो को क्रिएटिंग इनोवेटिव दोनों मिलकर करेंगे। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन यहाँ पे लिया जाएगा, लीवरेज किया जाएगा, जो इतना ज़्यादा लाभ दिया जा सकता है एक्सपर्टीज़ के जरिए इन टू एंटाइटल्स को, ठीक है, इन टू एंटाइटीज़ को। और ये दिस विल बी अचीव थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़। और यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज किया जाएगा, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ मतलब साथ में मिलकर काम और अपने ज्ञान से मिलकर काम किया जाएगा, ताकि इन सभी चीज़ों को डीकार्बनाइजेशन किया जा सके अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसके PDF को देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लीजिएगा, और जितना भी स्कोर आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जितना मैं डेडिकेशन दिखा रहा हूँ उतना आप कितना इसमें डेडिकेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।